जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश शाहू लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पटवारी परीक्षा के लिए प्रबंधन पढ़ रहे हैं। आज हम प्रबंधन की एक और छोटी सी क्लास लेकर मैं आपके सामने स्वागत हूं। तो आज हम बात करेंगे प्रबंधन के सिद्धांतों पर। तो देखिए, दरअसल किसी भी संस्थान में अगर आप काम कर रहे हैं या कोई भी संगठन को आप संचालित कर रहे हैं तो उसमें प्रबंधन या प्रबंध सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है, क्योंकि इसी के आधार पर आप समस्त क्रियाविधियों का संचालन करते हैं, अपने संगठन की समस्त उत्पादों को उत्पादित करते हैं, मानव श्रम का उपयोग करते हैं, पूंजी का समन्वय रूप से उपयोग कर पाते हैं। देखिए कि सबसे पहले प्रबंधन के बारे में हमको किसने जानकारी दी। दरअसल प्रबंधन आप जब भी पढ़ते हैं तो दो व्यक्तियों के नाम हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला नाम आता है हेनरी फेयोल महोदय का। तो यहाँ पर देखें, हेनरी फेयोल ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले पूरी दुनिया को ये बताया कि वास्तव में प्रबंध का महत्व कैसा कितना है किसी संगठन के लिए। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो हेनरी फेयोल महोदय हैं, इनको बेसिकली प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। ये डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रबंध का जन्मदाता किसे कहा जाता है। हेनरी फेयोल इन्होंने एक्चुअल में बताया कि प्रबंध किसी भी संगठन के आगे ले जाने के लिए, संगठन को आगे जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो इनसे एक सवाल किया गया कि आखिर प्रबंध कैसे किया जाए। तो इन्होंने प्रबंध करने के लिए 14 बातें हमारे सामने रखी हैं। कितनी? 14। और ये जो 14 सिद्धांत इन्होंने रखे हैं, इन्हीं को हेनरी फेयोल का प्रबंध सिद्धांत कहा जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि हेनरी फेयोल ने प्रबंध के सिद्धांतों के अंतर्गत कितनी बातों को सामने रखा है? 14। लेकिन हेनरी फेयोल जी का जो सिद्धांत था एक सामान्य सिद्धांत था। हालांकि वो सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांत है जो समस्त संगठनों में लागू होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो प्रबंध के क्षेत्र में कुछ तकनीकी परिवर्तन भी हुए और F.W. टेलर महोदय, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, F.W. टेलर। तो F.W. टेलर महोदय इन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांत प्रबंध के हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए। इन्होंने कुछ तर्क के आधार पर वैज्ञानिक सिद्धांत हमको दिए और इसीलिए हम वैज्ञानिक सिद्धांत का जन्मदाता कहते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है F.W. टेलर को। तो वैज्ञानिक सिद्धांत का जन्मदाता कौन हो गया? F.W. टेलर। अब दोनों के सिद्धांतों में काफी अंतर है। जैसे आगे हम बात करेंगे तो हेनरी फेयोल महोदय के जो प्रबंधन सिद्धांत हैं ये बेसिकली वर्क कल्चर को लेकर हैं। बेसिकली ये निर्देश की एकता, आदेश की एकता और ये किसी कंपनी के आंतरिक भाग को लेकर हैं। लेकिन अगर आप F.W. टेलर के सिद्धांतों की बात करेंगे तो इनके प्रबंध में ज्यादातर चीजें जो हमको दिखाई देती हैं वो कारखाना प्रबंधन से संबंधित हमको दिखाई देती हैं। अर्थात किसी फैक्ट्री में अगर कोई मजदूर काम कर रहा है तो उसको कितने समय के लिए काम करना चाहिए, उसके थकान का इन्होंने काफी मात्रा में एनालिसिस किया है, अभिप्रेरण का काफी मात्रा में एनालिसिस किया है। तो इनको हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए दो बातें दिमाग में रखें कि प्रबंध के क्षेत्र में किन्हीं दो व्यक्तियों के अगर हम नाम लिए तो दो व्यक्तियों के नाम में आप देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण नाम होता है हेनरी फेयोल का। इन्होंने दुनिया को सबसे पहले प्रबंध और उसके सिद्धांतों से परिचित करवाया और 14 सिद्धांत हमारे सामने रखे। और दूसरा नाम आता है F.W. टेलर महोदय का। इन्होंने इनके सिद्धांतों में काफी परिवर्तन किया और सूक्ष्म स्तर पर जाकर F.W. टेलर जी ने वैज्ञानिक सिद्धांत हमारे सामने रखे और इनमें बेसिकली कारखाने से संबंधित बहुत सारी चीजों को इन्होंने ऑब्जर्व किया है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमको हेनरी फेयोल महोदय ने जो प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है उस पर बात कर लेते हैं। आइए, तो हेनरी फेयोल महोदय ने सबसे पहला जो सिद्धांत दिया वो है केंद्रीकरण का सिद्धांत। यहां पर ध्यान से समझ लें। कौन सा सिद्धांत? केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का सिद्धांत क्या कहता है उसको समझ लें। हम बार बार एक चीज पढ़ते हैं कि किसी भी संगठन में आप जाएं तो 3 स्तर होते हैं और ये जो शीर्ष स्तर होता है इसके पास निर्णयात्मक क्षमता होती है, इसके पास वैचारिक, बौद्धिक, सृजनात्मक, कल्पना शक्ति की क्षमता इसके पास होती है।
और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो समस्त निर्णय होते हैं, योजनाओं का निर्माण होता है, बजट का अनुमोदन होता है, वो शीर्ष स्तर करता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये समस्त क्रियाएं शीर्ष स्तर के हाथ में है, तो अर्थात एक स्तर पर है, तो ये केंद्रित हो चुकी हैं। इसको केंद्रीकरण का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन हेनरी फ्योल महोदय ने एक बात कही है कि अगर समस्त शक्तियां केंद्र के पास में है, तो ये बहुत अच्छी बात भी नहीं है और ये बहुत बुरी बात भी नहीं है। वो कहते हैं कि केंद्रीकरण जो आप कर रहे हैं, इसमें संतुलन होना आवश्यक है। अर्थात केंद्रीकरण के साथ में किसी भी संगठन में विकेंद्रीकरण को भी होना अनिवार्य है। इसका अर्थ समझ लेते हैं। विकेंद्रीकरण का अर्थ यह है कि समस्त सत्ता शीर्ष के पास ना हो, बल्कि कुछ ट्रांसफर मध्य स्तर पर भी हो और मध्य स्तर से निम्न स्तर पर भी हो। देखिए, इसका एक उदाहरण समझते हैं। शीर्ष स्तर जब किसी योजना का निर्माण कर रहा होगा, तो मध्य स्तर की सलाह को भी उसे मानना चाहिए और मध्य स्तर को भी कुछ अधिकार देने चाहिए कि आप भी छोटी छोटी योजनाओं का निर्माण अपनी दैनिक आवश्यकताओं के अनुसार करें। तो इससे क्या होगा, देखो एक्चुअल में होता ये है कि शीर्ष स्तर डायरेक्ट कंज्यूमर्स के साथ में कनेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट कंज्यूमर्स के साथ में कनेक्टिविटी मोस्टली मध्य स्तर और निम्न स्तर की होती है। तो मध्य स्तर के लोग और जो निम्न स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, इनको ये पता होता है कि ग्राहक की मांग किस आधार की है, ग्राहक प्रोडक्ट में हमसे क्या चाहता है। तो अगर ये मध्य स्तर और निम्न स्तर वाले अगर इस निर्णयात्मक प्रक्रिया का हिस्सा बने, तो ये एक्चुअल में संगठन को बता पाएंगे कि हमारे उत्पाद को किस वस्तु की आवश्यकता है, किस गुणवत्ता की आवश्यकता है, और फिर इस उत्पाद में गुणवत्ता अपने आप आएगी। तो एक चीज हो गई कि ये तो निर्णय लेंगे, ये सिर्फ सलाह दे सकते हैं, ये निर्णय नहीं ले सकते, ये दोनों स्तर के लोग। लेकिन फिर भी इसमें विकेंद्रीकरण हो गया, क्योंकि शीर्ष स्तर इनसे सलाह कर रहा है, परामर्श कर रहा है, विचार विमर्श कर रहा है, उसके बाद कोई निर्णय ले रहा है। अगर ऐसा होता है तो दो चीजें होंगी, मध्य स्तर के और निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं, इनके अंदर अपने संगठन के प्रति, शीर्ष स्तर के प्रति समर्पण निष्ठा का भाव बढ़ेगा और इससे ये संगठन में एकजुटता आएगी और ये संगठन आगे की तरफ जाएगा। तो पहला सिद्धांत है केंद्रीकरण का सिद्धांत। इसके बाद दूसरे सिद्धांत पर आते हैं कि हेनरी फ्योल महोदय ने दूसरे सिद्धांत में क्या कहा है, अनुशासन का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, पहला सिद्धांत केंद्रीकरण का हो गया, दूसरा सिद्धांत अनुशासन का सिद्धांत। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अनुशासन का सिद्धांत क्या कहता है। कोई भी कार्य करें, किसी भी कार्य को करते समय अनुशासन अति आवश्यक कार्य होता है, खासकर प्रबंध में तो बिल्कुल आवश्यक कार्य होता है। देखिए, अब अनुशासन किस किस स्तर पर होना चाहिए। देखिए, अनुशासन तीनों स्तर पर आवश्यक है, शीर्ष स्तर पर भी, मध्य स्तर पर भी और निम्न स्तर पर भी। किन किन क्षेत्रों में आवश्यक होना चाहिए। किसी भी संगठन में अगर हम हैं तो उसके प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता है। उदाहरण से समझते हैं, यदि मान लीजिए शीर्ष स्तर के कर्मचारी अपने ऑफिस टाइम 10 बजे प्रॉपर तरीके से पहुंचते हैं, तो मध्य स्तर की कर्मचारी भी 10 बजे से पहले पहले ऑफिस आ जाएंगे और निम्न स्तर के कर्मचारी भी आ जाएंगे। इससे होगा ये कि समय का सदुपयोग हो जाएगा और दूसरी बात ये होगी कि इससे आपका जो लक्ष्य है वो समय, निर्धारित समय सीमा में पूरा होगा। दूसरी बात, अनुशासन, पहले तो कार्यस्थल पर अनुशासन हो गया, अर्थात कार्यस्थल पर समय पर पहुंचना है। इसके अलावा आपके संगठन में जितने भी विभाग हैं, ये सारे विभाग भी अनुशासन में कार्य करने होना चाहिए। कैसे कि भाई, अनुशासन में अगर आप कार्य करेंगे तो मितव्ययता आपके संगठन में बढ़ेगी, कम खर्च करें, कम पूरे मानव संसाधनों का उपयोग करें, किसी भी प्रकार का वेस्ट आपके संगठन में ना हो। तो ये अनुशासन के अंतर्गत ही आता है। तो अनुशासन अगर है, अनुशासन का मतलब है नियमों को पूरी तरीके से पालन करना, सुरक्षा के नियमों का भी पूरी तरीके से पालन करना, इससे कोई दुर्घटना ना हो। अगर आप अनुशासन पूर्वक काम करते हैं तो उत्पादन समय सीमा में होगा और समय सीमा में रहते हुए ही आप कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाएंगे। तो अनुशासन किसी भी संगठन में प्रबंधन करने के लिए अति आवश्यक तत्व होता है। चलिए तीसरे स्तर पर आ जाएं। निर्देश की एकता का सिद्धांत इन्होंने दिया है।
ध्यान से समझें, निर्देश की एकता का सिद्धांत, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्या है, हर संगठन में विभाग अलग अलग होते हैं। जैसे हर संगठन में एक वित्त संभालने वाला डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, एक विपणन वाला डिपार्टमेंट होता है, इसके अलावा एक क्रय वाला डिपार्टमेंट होता है, इसके अलावा एक मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट होता है। अब देखिए ध्यान से, अब वित्त वाले विभाग में भी बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, विपणन वाले डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्रय वाले में भी काम कर रहे हैं, मार्केटिंग में भी काम कर रहे हैं। अब ये शीर्ष स्तर से निर्देश जो आते हैं, इस डिपार्टमेंट के वित्त जो संभाल रहा है, वित्त वाले को जो निर्देश आएंगे शीर्ष स्तर से, वो एक समान आने चाहिए। मान लो वित्त डिपार्टमेंट में 4 कर्मचारी काम कर रहे हैं ABCD, और इनको ये बोला गया है इस वर्ष कि प्रत्येक कर्मचारियों का बोनस इतने % इंक्रीज करके दिया जाए। A को अगर मान लो अलग निर्देश मिलते हैं, B को अलग निर्देश मिलते हैं, C को अलग निर्देश मिलते हैं, D को अलग निर्देश मिलते हैं, तो फिर वित्त विभाग प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एक निर्देश समस्त वित्त विभाग को जारी कर दिया जाता है, तो ये चारों कर्मचारी उस निर्देश के अनुसार काम कर पाएंगे और सभी की तनख्वाह, सभी का बोनस समय पर पहुंच पाएगा। कितना उत्पादन करना है इसका निर्देश अगर आ जाएगा, कितना विपणन करना है और कितना स्टोर करके रखना है, अगर अलग अलग निर्देश आएंगे तो इसमें हमारे सामने समस्या उत्पन्न होगी। अर्थात किसी भी संगठन के सभी विभागों को जो निर्देश होना चाहिए वो एक स्तर से आना चाहिए और एक समान आना चाहिए, ताकि किसी की भ्रम की स्थिति न रहे और आपका संगठन अच्छे से चल सके। इसके बाद तीसरे सिद्धांत की, चौथे सिद्धांत की तरफ हम चलते हैं कि हेनरी फ्योल महोदय ने और क्या कहा है। इसके बाद हेनरी फ्योल कहते हैं आदेश की एकता का सिद्धांत। ध्यान से समझेंगे, आदेश की एकता का सिद्धांत, वो निर्देश की एकता था, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, आदेश की एकता का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी संगठन में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको एक अधिकारी से ही आदेश प्राप्त होने चाहिए। ध्यान से समझिए, एक अधिकारी से आदेश प्राप्त। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं उसको ध्यान से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी संगठन में मैनेजर के पद पर काम कर रहे हैं या किसी और स्तर पर पर्यवेक्षक के पद पर काम कर रहे हैं। मान के चलते हैं आप पर्यवेक्षक के पद पर काम कर रहे हैं, मैनेजर पद हटा दीजिए, अभी आप पर्यवेक्षक के पद पर हैं और पर्यवेक्षक जो है ये किस स्तर पर आ रहा है, ये तीसरे स्तर पर आता है। अब आप इस स्तर पर काम कर रहे हैं, आपके ऊपर कौन काम कर रहे हैं, यहाँ पर मैनेजर काम कर रहे हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं बेसिकली MD। तो पर्यवेक्षक स्तर पर अगर काम कर रहे हैं तो इसको आदेश किसके द्वारा मिलता है, मैनेजर के द्वारा। मान लीजिए मैनेजर के द्वारा इनको टारगेट दिया गया कि भाई आज आप एक काम कीजिए, आप इस मशीन को बंद रखिए और अगला काम दूसरे पैकेजिंग का काम कर लीजिए। आज आपको उत्पादन नहीं करना, आपको पैकेजिंग करनी है। लेकिन अगर MD महोदय का आदेश आ गया कि आज उत्पादन 100 यूनिट से ज्यादा होना चाहिए, अब पर्यवेक्षक दुविधा में होगा कि भाई मैनेजर ने तो आज कह दिया कि हमको क्या करना है, आज सिर्फ पैकेजिंग का काम करना है, आज हमको नया उत्पादन नहीं करना है। MD महोदय कहते हैं कि नहीं, आज तो 100 यूनिट का उत्पादन होना चाहिए। तो इससे भ्रम की स्थिति इस पर्यवेक्षक स्तर पर उत्पन्न होगी और न तो 100 यूनिट का उत्पादन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो पाएगी और न ही पैकेजिंग की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो पाएगी। ये क्यों हुआ, क्योंकि दो अधिकारियों के अलग अलग आदेश पर्यवेक्षकी स्तर पर आए हुए हैं। इसलिए हेनरी फ्योल कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको आदेश की एकता होनी चाहिए, अर्थात एक ही अधिकारी से एक कर्मचारी को आदेश प्राप्त होने चाहिए ताकि वो उसी के आदेशों का पालन करके आगे बढ़ सके। चलिए इसके अलावा चलते हैं प्रत्यायोजन का सिद्धांत। ध्यान से सुनेंगे। तो हेनरी फ्योल ने इस सिद्धांत को भी नाम प्रमुखता से बताया है, प्रत्यायोजन का सिद्धांत। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रत्यायोजन का सिद्धांत एक्चुअल में क्या होता है। ध्यान से देखेंगे। प्रत्यायोजन का मतलब होता है कि जब शीर्ष स्तर यानी कि शीर्ष स्तर के लोग
अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, किन कर्मचारियों को? अधीनस्थों को, अगर किसी विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट कार्य के लिए अपने अधिकार और सत्ता का हस्तांतरण अगर कर देते हैं, अधिकार और सत्ता का, तो उसको प्रत्यायोजन कहते हैं। इसको एक उदाहरण के साथ में समझते हैं। मान लीजिए प्रशासनिक स्तर के उदाहरण के साथ में मैं इसको समझा रहा हूं। मान लीजिए डीएम महोदय हैं, ठीक है, डीएम महोदय पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहे हैं। इनको दो अधिकार इनके पास है। मान लीजिए कि आज डीएम महोदय जो हैं, इनको निर्वाचन क्षेत्र में अनिवार्य कार्य इनको करना है। निर्वाचन का मामला चल रहा है और बहुत अनिवार्य कार्य इनको करने हैं आज। और इसके बाद में इनको एक अपने जिले के एक अस्पताल में जाकर इनको आज कुछ मशीनें स्थापित करवानी है अपनी देखरेख में, और वो शक्ति केवल इनके पास में है। एक उदाहरण है मात्र ये, ठीक है। अब ये दोनों कार्य एक साथ तो संभव नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं? कोई भी एक कार्य कर सकते हैं। तो डीएम महोदय मान के चलिए कि निर्वाचन के कार्यों में लग गए, तो इन्होंने क्या किया? अपने अधीनस्थ अधिकारी को बुलाया और उनसे कहा कि भाई आज ये वाला जो काम है वो आप देख लीजिए। तो डीएम महोदय को उन्होंने कहा कि इस कार्य को आप कर लीजिए, अर्थात इन्होंने अपने अधिकार, अपनी सत्ता इनको इस कार्य को करने के लिए स्थानांतरित कर दिया। एसडीएम महोदय जाएंगे, यहाँ पर ये कार्य संचालित करेंगे, डीएम महोदय ये वाला कार्य संचालित करेंगे। और इससे क्या होगा? पहली चीज तो ये हो गई कि डीएम महोदय के कार्यभार कम हो गए, दोनों कार्य एक समय में पूरे भी हो गए। तो सभी संगठनों में यह होता भी है कि कार्यभार को कम करने के लिए प्रत्यायोजन किया जाता है। इससे दो कार्य अनिवार्य रूप से होते हैं। पहली चीज, कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है, कम समय में कार्य होते हैं, शीर्ष अधिकारियों का कार्यभार बढ़ता है और इससे शीर्ष स्तर की वैचारिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, सृजनात्मक क्षमता ये बढ़ती है और वो नई योजनाओं का निर्माण कर लेते हैं और उसके आधार पर फिर आगे की क्रियाओं का संचालन होता है। तो ये बहुत शॉर्टकट में हम लोग ऑनलाइन पर बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। चलिए, इसके बाद में हम आगे चलते हैं एक नए सिद्धांत की तरफ। तो प्रत्यायोजन का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत इन्होंने दिया। इसके अलावा कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत, ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ध्यान रखेंगे। कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत, अब इसको थोड़ा सा सुनते हैं। दरअसल क्या होता है कि किसी भी संगठन में अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो यदि उसे उचित वेतन कार्य के अनुसार न दिया जाए, योग्यता के अनुसार न दिया जाए, तो वो अपना 100% संगठन को नहीं देता है। अपनी पूरी दक्षता के साथ, अपनी पूरी क्षमता के साथ वो कार्य नहीं करता है और इससे ये होता है कि आपके संगठन की गुणवत्ता में, उत्पादन में, प्रभाव में बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हेनरी फ्योल कहते हैं कि किसी भी संगठन में जब काम कर रहे हैं तो कर्मचारियों का जो पारिश्रमिक होना चाहिए वो न्यूनतम निर्वाह मजदूरी दर से अधिक होना चाहिए। न्यूनतम निर्वाह मजदूरी, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लें। न्यूनतम निर्वाह मजदूरी का मतलब है, निर्वाह का मतलब जीवन जीने के योग्य। तो अगर किसी कर्मचारी को केवल जीवन, तो कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत हेनरी फ्योल कहते हैं कि आप किसी भी संगठन में जो कोई कर्मचारी काम कर रहा है उसको न्यूनतम निर्वाह मजदूरी से अधिक मिलना चाहिए। निर्वाह मजदूरी का मतलब है कि केवल आप जीवन जीने के लिए उसको आप पैसा दे रहे हैं, उसकी दैनिक आवश्यकताएं बस इसमें पूर्ति हो पा रही हैं, भोजन की पूर्ति हो पा रही है और बस वो जीवित है। लेकिन इससे उसकी पूंजी निर्माण की दर कम हो जाएगी और पूंजी निर्माण की दर कम होगी तो वो निवेश नहीं कर पाएगा, उत्पादन नहीं बढ़ पाएगा, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो न्यूनतम निर्वाह मजदूरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भी शामिल किया गया है कि ये अति आवश्यक है। कर्मचारियों को पारिश्रमिक कैसा होना चाहिए? कर्मचारियों का पारिश्रमिक ऐसा होना चाहिए कि वो एक उच्च जीवन स्तर जी सके, अर्थात शिक्षा की व्यवस्था वो अपने परिवार के सदस्यों के लिए कर सके, खुद के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं वो दे सके, मतलब जीवन स्तर के अंतर्गत बहुत सारी चीजें शामिल हो जाएंगी। शिक्षा वो दे सके, स्वास्थ्य की सुविधाएं वो दे सके, अच्छा पोषण स्तर वो दे सके। आजकल तो बीमा, बैंकिंग
भी वो आसानी से इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सके। इसके अलावा उच्च जीवन स्तर के अंतर्गत आजकल कानूनी सहायता को भी शामिल कर लिया गया है। तो अगर किसी कर्मचारियों का पारिश्रमिक अच्छा होगा तो वो उच्च जीवन स्तर जी पाएगा, और उच्च जीवन स्तर जिएगा, जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, और ये पारिश्रमिक उसको अभिप्रेरणा भी प्रदान करेगा। और अभिप्रेरणा अगर प्रदान करेगा तो वो संगठन के प्रति निष्ठावान होगा और संगठन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत भी होगा। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत हेनरी फ्योल जी अगले सिद्धांत पर बात करते हैं। इसके अलावा हेनरी फ्योल जी ने एक बात कही है कि हमें संतुलन का सिद्धांत भी उन्होंने दिया है। ध्यान से समझ लें, कौन सा सिद्धांत? संतुलन का सिद्धांत। संतुलन का सिद्धांत यही है कि तीनों स्तरों के बीच पर्याप्त समन्वय होना चाहिए। अर्थात मध्य स्तर का काम है समन्वय करना, तो समय समय पर उच्च स्तर और निम्न स्तर के बीच संप्रेषण के माध्यम से, प्रबोधन के माध्यम से कन्वर्सेशन होना चाहिए। संतुलन का दूसरे अर्थ भी है, अर्थात किसी भी संगठन में आय अधिक और व्यय कम के सिद्धांत पर चलना चाहिए। इससे क्या होगा कि संतुलन का सिद्धांत आपका बना रहेगा और आप जो होंगे अपनी कंपनी को लाभ की स्थिति में पहुंचा पाएंगे। भाई विपणन ज्यादा मात्रा में करना है, क्रय कम मात्रा में करना है, ये संतुलन का सिद्धांत है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आपका राजकोषीय घाटा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका राजकोष जो होना चाहिए वो संतुलित होना चाहिए। तो संतुलन का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। इसके अलावा हम बात करें तो पद सोपान की एकता का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। ध्यान से समझेंगे, पद सोपान की एकता का सिद्धांत, पद सोपान की एकता का सिद्धांत। ध्यान दें, पद सोपान क्या होता है? एक्चुअल में प्रत्येक संगठन में ये पाया जाता है, चाहे वो शासकीय हो चाहे वो गैर शासकीय हो। उसमें क्या होता है, शीर्ष स्तर पर जो अधिकारी हैं तो उनके अधीनस्थ अधिकारियों की एक श्रृंखला पाई जाती है। जैसे यदि पुलिस विभाग की हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो शीर्षस्थ स्तर पर माननीय डीजीपी महोदय होते हैं, और निम्न स्तर पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर हम आरक्षक जैसे पदों पर हम इन पर देखते हैं। तो इसके बीच में जो श्रृंखला पाई जाती है ये पद सोपान होता है। हेनरी फ्योल ने एक बात कही है कि किसी भी संगठन में जो पद सोपान में पदों की जो श्रृंखला होनी चाहिए ये छोटी होनी चाहिए। क्या है कि लंबी अगर श्रृंखला इसमें होगी, जैसे मान लो किसी संगठन में यहाँ पर एमडी है, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर मैनेजर है, और नीचे कोई पद बना दिए, उसके नीचे अधीनस्थ कर्मचारियों तक। तो इससे ये होगा, इनके द्वारा जारी किए गए निर्देश यथावत स्थिति में निम्न स्तर तक नहीं पहुंचेंगे। इनका और निम्न स्तर पर कर्मचारियों का संपर्क पूरा तरह अछूता रहेगा, और इससे ये निम्न स्तर पर क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने कहा है कि पुल व्यवस्था भी की जा सकती है, अर्थात उच्च स्तर से डायरेक्ट निम्न स्तर तक आदेश दिए जा सकते हैं, और निम्न स्तर से सीधे उच्च स्तर तक हम लोग रिपोर्ट भी पेश कर सकते हैं। तो इनका एक सिद्धांत जो है पद सोपान की एकता, ये हमेशा बनी होनी चाहिए, ठीक। अर्थात लेकिन इन्होंने एक बात स्पष्ट कही है कि उच्च स्तर को हमेशा अपने अधीनस्थ स्तर को हमेशा अपने उच्च स्तर के आदेशों का, निर्देशों का क्रियान्वयन करना चाहिए और उनका पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा कार्यकाल के स्थायित्व का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ध्यान से समझ लें, कार्यकाल के स्थायित्व का सिद्धांत। अब इसको थोड़ा सा सुनेंगे। दरअसल क्या होता है, हम कई बार सुनते हैं, अपने आसपास हम देखते हैं कि कोई हमसे कहता हुआ मिलता है कि यार जो बड़ी कंपनी है ना, उसमें एक बार लग जाइए तो आपका पूरा जीवन उसमें कट जाएगा। लेकिन अगर किसी छोटी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं, इसको तो थोड़े दिन देख रहा हूँ, अनुभव यहाँ से ले रहा हूँ, उसके बाद मैं कोई बड़ी कंपनी को ज्वाइन कर लूँगा। कारण छोटी कंपनी में उसके जीवन पर्यंत कार्य करने की जो क्षमता है वो उसकी नहीं होती। उसको लगता है कि कभी भी यहाँ से निकाल दिया जा सकता है। तो यदि अब कोई संगठन अपने कर्मचारी को ये भरोसा दिला दे कि हाँ, हम आपको पूरे आपकी कार्य योग्य उम्र तक, आपकी कार्यशील जनसंख्या उम्र तक हम आपको रोजगार प्रदान करेंगे, तो वो फिर क्या करेगा, वो कर्मचारी आपके साथ पूरे समर्पण के साथ में काम करेगा। लेकिन अगर कभी उसको ये भय हुआ कि कंपनी तो कभी भी बंद हो सकती है, मुझे कभी भी निकाला जा सकता है, तो आपके साथ में
वो पूरे लगन के साथ काम नहीं करेगा। वो हमेशा यही सोचता रहेगा कि कब आपकी कंपनी को स्विच करूं, संगठन को स्विच करूं और अगले संगठन की तरफ में चला जाऊं। तो कार्यकाल का स्थायित्वीकरण आपके संगठन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। चलिए इसके बाद चलते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं व्यवस्था का सिद्धांत। ये भी हेनरी फ्योल जी ने दिया है व्यवस्था का सिद्धांत। दरअसल अगर व्यवस्था के सिद्धांत को आप देखें तो ये मूलतः अनुशासन के सिद्धांत से मिलजुल खाता हुआ है। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि किसी भी विभाग में किसी भी संगठन में अनेकों विभाग होते हैं और अनेकों विभागों को एक दूसरे के साथ समन्वय करके चलना चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि किसी संगठन में वित्त विभाग है, विपणन विभाग है, क्रय विभाग है, तकनीकी विभाग है। इन सभी को हमेशा एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए चलना चाहिए। एक व्यवस्था बनानी चाहिए कि कैसे हम अपव्यय को रोक सकें। व्यवस्था का सिद्धांत उन्होंने जो दिया है वो मुख्यतः अपव्यय को रोकने के लिए दिया है, क्योंकि वो कहते हैं अगर मितव्ययता होगी तो फिर आपके संगठन के पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होगी। और ये कब होगा? जब आप एक नियमित व्यवस्था बनाकर चलेंगे, ठीक है, आदेश की एकता का पालन करेंगे। तो व्यवस्था के सिद्धांत में ज्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अपव्यय को रोकने के लिए उन्होंने इस सिद्धांत को मुख्यतः हमारे सामने रखा है। इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद वो कहते हैं समता का सिद्धांत। ध्यान से समझेंगे कौन सा सिद्धांत? समता का सिद्धांत। समता के सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा उसको समझ लें। आपके स्टाफ में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं सबको समान स्तर पर समान अधिकार होने चाहिए। मान लीजिए ए, बी, सी, अगर ये 3 आपके संगठन में काम कर रहे हैं, इस वर्ष ए का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बी का भी ठीक है और सी का भी ठीक है। इसको कार्य रेटिंग 3.9 है, इनको 3.8 है और इनको 3.7 है। तो प्रमोशन बिल्कुल इनका होना चाहिए। यदि मान लीजिए कि ये प्रबंधक के रिलेशन से भी हैं तो भी इस व्यक्ति का प्रमोशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार्य किसने अच्छे से किया है? ए ने। तो ये सिद्धांत आपको दिमाग में रखना है। इसमें तीनों को एक ही स्तर पर काम कर रहे हैं तो तीनों का वेतन भी एक होना चाहिए, तीनों को बोनस भी एक होना चाहिए, निर्णय लेने के अधिकार भी तीनों को एक ही प्रकार से मिलना चाहिए। इसमें 2 गुण आएंगे। सबसे पहली चीज, अगर इनका प्रमोशन होता है तो आपके प्रबंधक में न्यायप्रियता भी अनिवार्य रूप से मौजूद है। साथ में उन्होंने समान वेतन, समान अधिकार, समान उत्तरदायित्व एक पदों को दिया हुआ है। तो ये समता का सिद्धांत हर विभाग में होना चाहिए, हर संगठन की ये अनिवार्य शर्त होती है। चलिए इसके बाद आते हैं पहल का सिद्धांत। ध्यान से समझते हैं कौन सा सिद्धांत? पहल का सिद्धांत। इसको समझना है। ये 2 स्तरों पर हम इसको बात करेंगे। पहल का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहला कदम उठाना। तो ध्यान दें, अगर मान लीजिए आपके संगठन में कोई नया कार्य हो रहा है तो सबसे पहले कदम किसको उठाना चाहिए? शीर्ष स्तर को। अगर शीर्ष स्तर पहला कदम उठाता है, उसको देखकर मध्य स्तर और उसको देखकर निम्न स्तर उस कार्य के लिए तत्पर हो जाता है। ये पहल का पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत ये है कि हर संगठन में बहुत सारे विभाग होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए कि हर विभाग को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे विपणन विभाग को दे दीजिए, आप लोग विपणन विभाग को स्वतंत्रता दे दीजिए कि भाई आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए अगर कोई नई योजना बना सकते हैं तो बनाइए। आप पहल कीजिए कि अपने संगठन के उत्पाद को कैसे बेचना है। जरूरी नहीं है कि शीर्ष स्तरीय इस योजना का निर्माण करके आपको दे। तो अगर ये पहल करेगा कि कैसे बेचना है तो अंततः यह होगा कि आप विपणन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये मुख्य तत्व दिमाग में रखेंगे। चलिए तो इसके बाद हम चलते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। तो पहल का सिद्धांत समझ आ गया। शीर्ष स्तर पर पहल होनी चाहिए, हर विभाग को अधिकार देने चाहिए ताकि वो अपने कार्यों के लिए कोई नया इनिशिएटिव ले सके, कोई नया कदम उठा सके। इससे वो डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसके बाद आ जाए, इसके बाद अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ध्यान से समझिए, अधिकार एवं उत्तरदायित्व या दायित्व का सिद्धांत देखते हैं। हेनरी फ्योल महोदय का कहना है कि अधिकार और उत्तरदायित्व ये दोनों ही
साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं होती हैं। इसका अर्थ समझते हैं। आप अपने संगठन में काम कर रहे किसी व्यक्ति को अधिकार दे दीजिए, किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य के अधिकार दे दीजिए। आप मान लीजिए अपने अधीनस्थ पर्यवेक्षक को यह अधिकार दे दीजिए कि वो निम्न स्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर ले, ठीक है, क्योंकि आपको अभी उत्पादन बढ़ाना है। अब आपने पर्यवेक्षक को यह अधिकार दे दिया, ठीक है, पर्यवेक्षक ने कर्मचारी की नियुक्ति भी कर ली। तो अब उस पर्यवेक्षक का यह दायित्व भी है कि जिस कर्मचारी की उसने नियुक्ति की है वह उत्पादन को बढ़ाकर दे। तो अगर अधिकार आपने दिए हैं तो उत्तरदायित्व भी उसी का है। अगर मान लो ये कर्मचारी ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो उसे कार्य करवाने का उत्तरदायित्व इस पर्यवेक्षक का है। इससे क्या होगा कि ये समर्पित भाव से भी काम करेगा और निम्न स्तर पर उत्पादन में वृद्धि होगी। तो ये दिमाग में रखें कि अधिकार और उत्तरदायित्व तो साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। अगर आपको अधिकार दिए कि ये काम आपको करना है और वह काम आपने अगर नहीं किया है तो उसका उत्तरदायित्व आप पर है कि वह कार्य समय सीमा में तय क्यों नहीं किया गया है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित का सिद्धांत और सामाजिक हित का सिद्धांत, ये हेनरी फ्योल कहते हैं। इसका अर्थ समझते हैं। अगर आप किसी संगठन में काम कर रहे हैं तो संगठन के उद्देश्यों के साथ आपको चलना है, आपको व्यक्तिगत हितों को नहीं साधना। अर्थात संगठन का उद्देश्य है तय सीमा में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, तो आपको भी उसी सिद्धांत के साथ में चलना है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे तो वेतनमान मिल रहा है, मेरा टाइम जो है मैं उस पर आऊंगा और वैसा ही कार्य करूंगा। आपको अपने संगठन के उद्देश्यों से तालमेल बिठाकर चलना है, क्योंकि अगर आप तय लक्ष्य को जल्दी हासिल कर लेते हैं तो आपके संगठन की ग्रोथ होगी, और आपके संगठन की अगर ग्रोथ होगी तो आपका संगठन आपके हितों का भी ध्यान रखेगा, ठीक है। तो व्यक्तिगत हितों को ध्यान में न रखकर आप सामान्य हितों के लिए, कंपनी के उद्देश्यों के लिए काम करते हुए कार्य करना चाहिए। इसके बाद आते हैं समूह भावना का सिद्धांत। देखिए, जो नियोजन होता है उस पर जो कार्य करना होता है, जो प्रबंधन होता है, ये एक स्तर पर नहीं होता है, ये सामूहिक रूप से होता है। अगर किसी विभाग में, किसी संगठन में 5 विभाग बांट दिए गए हैं, मान लीजिए 5 विभाग हैं, एक तकनीकी विभाग है, एक चयन विभाग है, एक विपणन विभाग है, एक क्रय विभाग है, तो मान ली इन सारे के बीच में क्या हो, एक और विभाग आप कोई भी जोड़ सकते हैं। इन समस्त विभागों के बीच समन्वय होना चाहिए, ये सामूहिक रूप से कार्य करते हुए होना चाहिए। मान लीजिए क्रय विभाग जब तक कच्चा सामान क्रय नहीं करेगा तो उससे उत्पादन कैसे हो पाएगा, उत्पादन नहीं हो पाएगा तो विपणन विभाग कोई कार्य नहीं करेगा, और विपणन के लिए, उत्पादन के लिए तकनीक अगर प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी तो संगठन में उत्पादन बढ़ेगा ही नहीं। तो किसी भी संगठन में जो कार्य होंगे वो सामूहिक स्तर पर ही होने चाहिए। तो सामूहिक स्तर का सिद्धांत ये मुख्य सिद्धांत है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखें। तो इसके बाद चलते हैं प्रमापीकरण का सिद्धांत। प्रमापीकरण का सिद्धांत, प्रमापीकरण का मतलब अंग्रेजी में हम इसको स्टैंडर्ड कहते हैं या गुणवत्ता भी आप कह सकते हैं। तो किसी भी संगठन में गुणवत्ता हर स्तर पर होना चाहिए। अर्थात आप अगर किसी कर्मचारी को नियुक्ति दे रहे हैं तो उसके अंदर की समस्त योग्यताओं को, क्षमताओं को जांचना अनिवार्य है, उसकी कौन सी गुणवत्ता है, क्योंकि अगर ये दक्ष होगा तो फिर आपके संगठन के लिए प्रॉपर तरीके से काम करेगा। दूसरी बात, आप जो भी उत्पादन कर रहे हैं उसका भी प्रमापीकरण होना चाहिए, अनेकों मानकों पर उतरना चाहिए। उत्पादन से लेकर पैकेजिंग से लेकर विपणन तक वो हर स्तर पर अपने प्रमापकों के साथ में, अपने गुणवत्ता के साथ में खरा उतरना चाहिए। तो ये कुछ सिद्धांत हमने आज बात की है। बेसिकली ये सिद्धांत हेनरी फ्योल जी के हैं, और टेलर के सिद्धांतों में हम ये देखेंगे कि टेलर ने मुख्यतः कारखाने पर फोकस किया है। तो इसके बाद की कहानी हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसे एक बार जरूर रिवीजन कर लें, नोट्स बना लें। ऑफलाइन क्लासेस में इसको ज़्यादा विस्तार से और व्यवहारिक रूप से पढ़ाया जाता है, क्योंकि ऑनलाइन में लंबे वीडियो देखने की आदत विद्यार्थियों की नहीं होती है और समय अभाव भी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।